नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम अपने जीवन में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी विद्यार्थी से, एक ऐसी युवा पीढ़ी से जिन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपने हुनर से कामयाबी को हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड सानिया सुभाष की। सानिया, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मेरा नाम सानिया सुभाष है और मैं MBBS सेकेंड ईयर में हूँ। अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और मैं यहीं की हूँ। मैं अंडमान में ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ और मैं एक इंटरनेशनल स्क्वे मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ और ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। ओह वाओ, ग्रेट। वैसे तो काफ़ी उपलब्धियाँ आपने हासिल की है बहुत ही कम उम्र में। तो इस तरह से जिस तरह से आपने बताया कि चेस में आपको रुझान है, आप एक डांस भी आपको आता है और आप ब्रांड एम्बेसडर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो इसका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से आप इस ओर चली, आगे बढ़ी, इसके बारे में हमें बताइएगा। जब मैं 3 साल की थी तब मैंने डांसिंग शुरू करा था। मैं भरतनाट्यम करती थी और उसके बाद 3 साल की उम्र से मैं अब तक मैंने 4 तरह की डांस फॉर्म सीखे हैं, जैसे भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और कथक। और उसके बाद जब मैं 4 साल की थी तब मैंने अपनी चेस की ट्रेनिंग शुरू करी थी मोहन राव सर के अंडर। वो अब नहीं रहे हैं बट मैंने उनके गाइडेंस में अपनी चेस की ट्रेनिंग शुरू करी थी। और देन व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड तो मैंने अपना पहला नेशनल खेला था, 57th नेशनल स्कूल गेम्स। तो फिर वहाँ से मैंने चेस की ट्रेनिंग करी। बट आफ्टर माय कोच डेथ, मोहन राव सर के डेथ के बाद मुझे उन्हीं के दूसरे कोचेस रामा राव सर और कोदंड राव सर ने सिखाया। तो उसके बाद मैंने कई नेशनल्स चेस में खेले और फिर 2011 में मैंने कराटे क्लास में ज्वाइन किया था और वहाँ पे मुझे पहला नेशनल खेलने को मिला। तो वहाँ से मैंने अपने नेशनल्स और फिर 2016 में इंटरनेशनल का सफ़र शुरू हुआ और अभी मेरे पास लगभग 50 मेडल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल एरेना में एंड काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। तो एक ब्यूटीफुल 18-19 इयर्स की जर्नी है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आपने कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। वैसे सानिया, जिस तरह से आपने बताया कि आप जब 4 साल की थी आपने चेस का जो खेल है वो आपको पसंद था और आप उसमें आगे बढ़ी, तो क्या अभी भी आप खेल रही हो? हाँ, मैं अभी खेल रही हूँ। लास्ट मैंने टूर्नामेंट जो है 2019 में चेस टूर्नामेंट खेला था। अभी पोस्ट कोविड मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है बट लास्ट जब मैंने नेशनल खेला था उसमें मेरा सिल्वर मेडल है नेशनल्स में चेस कंपटीशन, जो कि केरला में हुआ था, ऑल इंडिया चेस रेटिंग टूर्नामेंट। ओके। और आप डांसर भी हो? हाँ तो जी। वो आप कंटिन्यू कर रही हो अभी? हाँ जी, मैं अभी भी प्रोग्राम्स और स्टेज शोज़ करती हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद था बचपन से ही। डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत, मेरी खुद से पहले से ही हॉबी थी। व्हेन आई वाज 3 और 2.5 तब से ही। और मैं अभी भी अपना वो चारों आर्ट फॉर्म करती हूँ। जो स्टेज शोज़ में परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे भी आई ट्राई कि मैं करूँ। ओके। अब मार्शल आर्ट की भी आपने बात की, तो इसके बारे में भी हमें बताइएगा कि किस तरह से इसका सफ़र शुरू हुआ और आप अभी भी कर रही हो? हाँ जी, तो मार्शल आर्ट जो है मैंने जब मैं क्लास KG 2 में थी तब से मैंने स्टार्ट किया। आई वाज 5 इयर्स तब मैंने स्टार्ट किया और 2011 में मेरा फर्स्ट नेशनल था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली चला गया। फर्स्ट नेशनल में मैं ब्रोंज से मैंने स्टार्ट किया था, 4th ब्रोंज। उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट नेशनल उसी साल मैंने खेला उसमें भी मुझे ब्रोंज ही आया था। तो तब मेरा ये था कि मेरे को पहला गोल्ड जीतना है। तो ऐसे मतलब स्मॉल स्टेप्स से इट वाज कि ऐसा नहीं था कि एक दिन में इंटरनेशनल प्लेयर बनना था, ऐसा नहीं था। मुझे पहले एक गोल्ड जीतना था नेशनल में। तो आफ्टर 2 इयर्स मेरा पहला गोल्ड आया था कराटे में और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें फ़ोकस करना है। एक मोटिवेशन सॉर्ट था वो फर्स्ट जो गोल्ड था। लेकिन उसके बाद फिर मैं 2 साल कंटिन्यूस हारी थी, मतलब बैक टू बैक टूर्नामेंट्स। और उसके बाद मैंने स्कूल गेम्स में भी खेला था। तो मेरा पहला स्कूल गेम्स भी मैं हारी थी। मैंने 3 बाउट खेला। उसके बाद 4th जो क्वालिफाइंग राउंड था वो मैं हार गई थी। लेकिन इन 68th नेशनल गेम्स जो कि 3 साल बाद हुआ तो उसमें मैंने अपना फिर से एक कमबैक था वो
क्योंकि आफ्टर लूजिंग सो मच वो काफ़ी डीमोरलाइजिंग हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने अपना पहला, उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मैंने ब्रोंज आ गया, 4th ब्रोंज जीता। और देन 2016 में जो है मैंने अपना पहला नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल जीता था स्क्वे मार्शल आर्ट में। और उसके बाद से आज तक मैंने इंडिविजुअल कैटेगरी में सिर्फ गोल्ड ही जीता है। एंड उसके बाद मुझे इंडिया के बेस्ट एरो स्क्वे मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल भी मिला। कराटे और स्क्वे मार्शल आर्ट जिसका आपने जिक्र किया, इसमें किस प्रकार का अंतर है? स्क्वे मार्शल आर्ट की अगर बात करें, वो जो है कश्मीर का एक एंशियंट मार्शल आर्ट है, जिसमें हम जो है वेपन्स का यूज़ करते हैं। एक स्वॉर्ड फाइटिंग का ही मॉडिफाइड वर्जन है जो स्पोर्ट्स के लिए लिया गया है। इसमें जो है जो स्वॉर्ड होता है उसकी जगह हम एक फाइबर का यूज़ करते हैं, फाइबर स्टिक का, और एक शील्ड होता है। और ये स्क्वे मार्शल आर्ट जो है कश्मीर का मार्शल आर्ट था, जो कि अराउंड 4000 BC में जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे वो लोग अपने आप को बचाने के लिए ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जो किंग आए थे कश्मीर के, पूरन करण जी, उन्होंने ये मार्शल आर्ट को कंपलसरी कर दिया था अपने सोल्जर्स के लिए, और ये कश्मीरियों का एक बहुत ही अननोन मार्शल आर्ट बन के रह गया था। बट उसके बाद हमारे जो ग्रैंड मास्टर सर हैं, जो इस गेम के फाउंडर भी हैं, ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर सर, उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को वहाँ से डेवलप किया, इसको एक स्पोर्ट में कन्वर्ट किया। और आज हमारा ये जो मार्शल आर्ट है वो ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स खेलती है, अराउंड 40 कंट्रीज़ में ये मार्शल आर्ट चलता है। और ये जो है 2008 में स्कूल गेम्स में इंक्लूड हुआ था, तो अभी तक हम स्कूल गेम्स का भी पार्ट रहे हैं, खेलो इंडिया का पार्ट रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2023 में हमारा जो गेम है, बहुत साल से स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोशिश थी कि नेशनल गेम्स में आ जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है नेशनल लेवल पे फॉर एवरी एथलीट। तो 2023 में जो है हमारा नेशनल गेम्स में भी इंक्लूड हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी उसका एक पार्ट थी। इट वाज अ वेरी हैप्पी मूवमेंट फॉर एवरी स्क्वे प्लेयर इन द कंट्री। जी जी। वैसे तो हम हमेशा सुनते हैं कि मतलब जिस खेल में हमें रुझान है, खुशी मिलती है, वो खेल को खेलना चाहिए, खेल कूद में हमेशा एक्टिव होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप मार्शल आर्ट से काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो एक बच्ची के लिए, एक महिला के लिए, एक नारी के लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़? मुझे लगता है कि आज कल का जो वर्ल्ड है इतना क्रूअल वर्ल्ड हो चुका है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि छेड़छाड़, क्राइम्स हैव बीन इंक्रीज्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट मार्शल आर्ट, अपने फिटनेस पे और जो बेसिक सेल्फ डिफेंस है वो एक नेसेसिटी हो जानी चाहिए हर स्कूल में। मैंने भी लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों को, गर्ल्स को स्पेशली, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जहाँ पे आपको एक ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, कुछ पॉइंट्स है, कुछ इजी वेज है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। एटलीस्ट आप 10 लोगों को गिरा ना सको, बट एटलीस्ट खुद सेफ गार्ड होके बच सको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल। अगर बचपन से ही एक लड़की को ये सब चीज़ें सिखाएंगी तो नॉट ओनली वो कॉन्फिडेंट होगी, बट उसको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि शी कैन फेस द वर्ल्ड। और आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है मार्शल आर्ट, और एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिवनेस का एक वो रहता है कि मैं अपने आप से तो बच ही सकती हूँ इन लोगों से। बिल्कुल। वैसे जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा खुशी ही मिले, जीत ही मिले, ये ज़रूरी नहीं होता है। हार का सामना भी करना पड़ता है, जिस तरह से आपने बताया कि आपको भी 1-2 बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आजकल के जो यूथ्स है, जिस तरह से हम लाइफस्टाइल जीते हैं, थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच होती है, निराशा आ जाती है, तो खुद को हमेशा गलत रास्ता पर ले जाती हैं। तो ऐसे में आपको जब हार का सामना करना पड़ा तो आप किस तरह से अपने आप को आगे लेकर गई है, और आजकल के जो यूथ्स है उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि कभी अगर ऐसा कोई परेशानी आता है तो हमें किस तरह से खुद को आगे ले जाना है? जब मैं हारी थी कंटिन्यूस 2 साल, ऐसा नहीं है कि उस वक्त हारी तो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग तो था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी था। और मैंने एक चीज़ सीखी है रिसेंटली भी कि जब भी अगर आपके पास पावर है ना कि आप लो को फील कर सको, तो आपको ड्राइव करने का ज़रूर जज्बा आता है। और जब भी आप जब भी एक अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे होते हो तो आपको ये मान लेना चाहिए कि फेलियर्स आएंगे। आपको हार्ड वर्क में कमी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप डिटरमाइंड हो ना कि अपने गोल को आपको चाहिए ही चाहिए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हाँ, मेजर सेटबैक्स मिलेंगी लाइफ में, मेजर फेलियर्स होंगी,
कभी कभी जिस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब वो हासिल करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी नहीं हो पाता। 19-20 की वजह से हम रह जाते हैं पीछे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। और अपना पैशन को फॉलो करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आई गेस रादर देन फेलियर या सक्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेटिस्फाइड रहो। अगर आप अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड रहो कि हाँ यही तो करना था मुझे। टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन जो खुशी मिलती है। और मेजरली आई गेस जो यूथ छोड़ देते हैं बीच में वो होता है क्योंकि कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव वाइब हो जाता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लोग जब आगे थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाओ तो लोग आपको पीछे करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। करते हैं जी। हाँ, उन सब को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आई गेस रादर देन किसी को पुल करने से अच्छा है कि आप खुद पे वर्क करें। तो उन लोगों को अपने आप पे वर्क करने का मौका नहीं मिल रहा तो वो हमें कमेंट करें। ये इसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अपने ड्रीम पे फोकस रखना चाहिए रादर देन ऑल अदर जी थिंग्स। ओके, बिल्कुल। वैसे तो आप कई क्षेत्रों में आप आगे बढ़ रही हैं, तो और आप MBBS की पढ़ाई भी कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? जब मैं स्कूल में थी, छोटे में 4-5 इयर्स की, तब से मैं ये बाहर जाना, नेशनल खेलना, तो एक हैबिट हो गई है कि ऐसे मैनेज करना है। इवन जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं फेब में बाहर थी नेशनल के लिए, और फेब लास्ट वीक में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, तो मैं इंटरनेशनल खेलकर वापस आके बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखे थे मैंने। तो एक हैबिट है, एक मतलब एक बैलेंस बन चुका है अभी लाइफ में। लेकिन हाँ, MBBS की पढ़ाई है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी मैं यही फोकस करती हूँ कि थोड़ा सा एक अपर हैंड MBBS में दूँ, क्योंकि डेफिनेटली कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन जब नेशनल्स आते हैं तो मैं देखती हूँ कि मैं इक्वल टाइम एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, और नेशनल्स के टाइम एटलीस्ट अपने गेम पे ज़्यादा ध्यान दे के वैसे अपने आप को मैनेज करूँ। ओके, तो वैसे क्या आप बचपन से ही चाहती थी कि आप एक डॉक्टर बने? नहीं, मैं बचपन से ऐसा नहीं था, बट जब मैं साइंस स्ट्रीम मैंने लिया, मेरे परसेंटेज 10th में अच्छे थे, और तो मैंने साइंस लिया था। और फिर मैंने साइंस में आई हैड बोथ मैथ्स एंड बायो, तो लेकिन मैं दोनों में अच्छी थी, लेकिन बायो वाज मेरा एक साइड ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था बायो में, तो मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था। और फिर तब से मुझे एक था कि आई गेस ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, और मैं जो है इस फील्ड में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट देखती हूँ, तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं जी नीट लिखूँ। ओके। शिक्षा हो, जीवन का कोई भी सफ़र में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अगर हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो एक अलग ही हिम्मत मिलती है। तो आपका जो परिवार है वो किस तरह से आपका सपोर्ट करता है और कितना ज़रूरी होता है ये? आई थिंक फैमिली सपोर्ट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कोच तो सिखाता है, बट जो मॉरल सपोर्ट होता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती हैं, वो एक इनिशियली तो फैमिली से ही आती है। और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मॉम मेरे हर नेशनल्स में आई है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। वो आज भी मेरा परफॉर्मेंस देखती हैं और मुझे बताती भी हैं जो भी उन्होंने देखा है सीख के। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे मिलता है, जिससे एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मेरी मॉम को नॉलेज नहीं है मार्शल आर्ट की, लेकिन एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव में भी ये अच्छा लग रहा है ऑडियंस में। और मेरे डैड ने भी मुझे कभी मना नहीं किया कि नहीं ये नहीं खेलना है। और जब मैं बाहर होती हूँ या मेरी मम्मा, तो डैड ने अकेले ही मतलब सब मैनेज किया है। तो आई थिंक मेरे मॉम और डैड का एक बहुत बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। जी जी। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो इसकी जो उपलब्धि है ये किस कारण से आपको मिली है और इसमें आपको क्या करना होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। तो 2018 में जैन में मुझे जब मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड जीता था एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में, तब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था यहाँ पे आइलैंड्स में। तो उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करे, नुक्कड़ नाटक करा, और बालिका निकेतन में कुछ डांस वर्कशॉप्स और लाइक स्टडी रिलेटेड वर्कशॉप किया। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया मैंने, अराउंड 100 से ऊपर 100 to 200 गर्ल्स को आफ्टर लॉकडाउन मैंने सेल्फ डिफेंस क्लासेस ली थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल गर्ल्स को आगे बढ़ाना एक नेसेसिटी है, क्योंकि
रादर देन उनको हम ऐसे डीमोटिवेट करके उनके एजुकेशन कट करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन, तो आई दैट्स द वर्क आई हैव डन। ओके। जब मतलब आप मेलन जाती हो खेल के सिलसिले में, तो वहाँ पर क्या आपको अलग लगता है हमारे द्वीप समूह के मुकाबले? जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो जो है मैट में नहीं होता है, वो एक ग्राउंड में होता है। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका प्रैक्टिस तो मैट में ही होता है, तो एक डिफरेंस होता है। मैट में खेलना और ग्राउंड में खेलना थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी सी इक्विपमेंट्स की कमी, वो एक मेजर फैक्टर होता है जब हम बाहर जाते हैं। और उसके अलावा आई थिंक अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इक्विपमेंट वाइज, लेकिन तब भी एक थोड़ा सा एक अपर हैंड उनको होता है, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस उस एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे वो टूर्नामेंट के एनवायरनमेंट में खेलते हैं, और हम जो है एक ग्राउंड में खेलते हैं, उसके बाद मैट में खेलना पड़ता है, तो एक स्लाइट डिफरेंस है। जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो उसमें जो कोच है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसके बारे में हमें बताइएगा कि कितना वो हमारा साथ देते हैं, किस तरह से हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं मिस्टर MD सेल्वम सर के पास ट्रेनिंग करती थी, जो उस वक्त कश्मीर में ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर सर के अंडर ट्रेनिंग लेते थे। तो मैंने फिर अभी रिसेंटली जो कि 2022 में मुझे मास्टर डिग्री खुद प्राप्त हुई है, 6th Dan ब्लैक बेल्ट। तो मैं हर साल जो है नेशनल कैंप में जाती हूँ, जहाँ पे जो हमारे ग्रैंड मास्टर सर हैं और हर स्टेट से जितने कोच हैं वो आते हैं, ताकि वो अपना टेक्निक अपग्रेड कर सके और जो स्किल्स हैं, न्यू रूल्स हैं, वो सीखे। और कोच ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर सर ने, उन्होंने जो है हमेशा से मुझ पे बहुत फेथ दिखाया है। जब हम वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेस्टिवल में भी गए थे तो अमाउंट ऑफ मोटिवेशन वो देते हैं, और जो लेसन्स वो सिखाते हैं उससे एक नॉट ओनली टेक्निकल जो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, बल्कि एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, जो एक कोच ही प्रोवाइड करता है, जो कि मीर सर ने, ग्रैंड सर ने हमारे लिए हमेशा किया है जब हम इंडियन टीम्स के लिए खेलने जाते हैं। और जो हमारे ग्रैंड मास्टर सर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 2000 ब्लैक बेल्ट्स हैं जिनको वो ऑल ओवर इंडिया ट्रेन कर रहे हैं। तो उनके गाइडेंस में मुझे ट्रेन करने को मिलता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी प्रिविलेज की बात होती है। एंड आई थिंक कोच का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एंड देयर आर वेरियस कोच, हर कोच का अपना अपना एक पार्ट होता है एक जर्नी पे। ओके। जो आजकल के जो यूथ्स है, उनके जीवन में खेलों का महत्व कितना ज़्यादा होना चाहिए? अगर आपका किसी गेम में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि आपको एक शॉट तो अपने लाइफ में देना ही चाहिए उस गेम के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगता है, नॉट ओनली गेम्स, इफ़ कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, एक बार अपने पैशन को ट्राई देना ही चाहिए। इट्स नेवर टू लेट कि आप अपने पैशन को एक ट्राई दो। तो अगर आप हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, और ना केवल पढ़ाई में, बल्कि अभी ऐसा वर्ल्ड है कि हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप मेलन जाती हो, वहाँ पे जो अन्य खिलाड़ी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती है, तब मतलब मिलकर कैसा आप अनुभव महसूस करती हैं? क्या कुछ आपको अलग लगता है? जब मैं नेशनल्स खेलने जाती हूँ तो डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं, उनकी अलग अलग टेक्निक होती है, तो हमें वहाँ से एक पता चलता है कि अच्छा, हम इस तरह से भी खेल सकते हैं, ये टेक्निक ऐसे बेटर हो सकता है। तो एक बहुत एक्सपोजर मिलता है। जो गेम हम यहाँ पे सीखते हैं, तो एक स्टेट लेवल में एक 100 बच्चों के अंडर जो हमको टेक्निक्स पता चली हैं वो हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम हज़ारों की पार्टिसिपेंट्स के आगे देखते हैं, उनका मैचेस देखते हैं, तो एक पता चलता है, कुछ टैक्टिक्स पता चलती हैं जो हमें नहीं पता चलती। वो एक्सपीरियंस से ही आती है। जब आप काफ़ी नेशनल्स खेलते हो तो कुछ टेक्निक्स मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है और इंटरैक्ट करने से आती है, अलग अलग मैचेस खेलने के आती है। और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो मुझे लगता है वो एक अलग एक्सपोजर होता है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है। उसमें आप आई गेस नेशनल्स और इंटरनेशनल की कंपैरेटिवली एक कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे जैसे कि उनका जो रूटीन है वो देखने को मिलता है कि अच्छा, ऐसे ट्रेनिंग होती है, इनका ऐसा इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो एक अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक एक्सपीरियंसेस है, कुछ न्यू लर्निंग्स होती हैं। बिल्कुल। वैसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, तो इसके बारे में हमें विस्तार से बताइएगा कि कब और किस लिए आपको वो मेडल्स दिए गए हैं?
हाँ, तो मुझे नेशनल लेवल पे मैंने अराउंड 10 स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में पार्ट किया है, और उसमें से मेरे पास 8 मेडल्स हैं, जिसमें 3 गोल्ड है और 5 ब्रोंज़ है। और उसके अलावा 2011 से लेके मैंने कई सारे नेशनल चैम्पियनशिप्स अटेंड करे हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज़ सारे मेडल्स मैंने लिए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने फ़र्स्ट इंटरनेशनल खेला था दिल्ली में, जो कि 6 एशिया कप था कराटे का, उसमें मैंने ब्रोंज़ लिया था। और उसके बाद मैंने कश्मीर में मास्टर्स कप जीता था, जो कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। और उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि थाईलैंड में हुआ था। और वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड, और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि 2018 में कोरिया में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड जीता। और इसके अलावा मैंने एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेस्टिवल जो है चुंगजू सिटी में होता है कोरिया में, वहाँ पे एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टूर्नामेंट कराती है, जहाँ पे हर कंट्री से अलग अलग मार्शल आर्ट के बच्चे आते हैं। हमारी टीम इंडिया से 4 मार्शल आर्ट की टीम गई थी, सिलम्बम, कराटे, ताइक्वांडो और स्के मार्शल आर्ट। तो हमने वहाँ पे उसे पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मेरा मेरिट नहीं आया था, बट मेरे लिए वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वहाँ के जो जजिंग पैनल्स थे वो ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, हमने जिनको देख के इंस्पायर हुए हैं। तो वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था, और वहाँ पे मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा था इंडियन टीम्स के अमंग। आई गॉट 258, और वो हाईएस्ट स्कोर था। और अवार्ड्स में 2017 में I received a National Child Award for Exceptional Achievement in the Field of Sports, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी से उपलब्ध हुई थी। और 2017 में ही मैंने LG कमेंडेशन सर्टिफिकेट और कई सारे बेस्ट अचीवर और नोबल अवार्ड्स जीते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से, आपने इतनी उपलब्धियां जो है हासिल की है। वैसे सानिया, जब हम मतलब कोई पुरस्कार जीतते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो मतलब छोटा सा ही वो पुरस्कार हमें मिलता है, बट हम बहुत खुश होते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी हासिल की है, जब पहला मिला था तब किस तरह का आप अनुभव करती है, किस तरह से आप खुश हुई थी, परिवार में कितना खुशी का माहौल था? आई थिंक वो चेस का ही था जो मैंने फर्स्ट कोई मेडल या कुछ जीता था। तो एक उस वक्त काफ़ी छोटी थी, तो मुझे बहुत खुशी ज़रूर थी। आई थिंक मोर ऑफ अ मोटिवेशन था कि अब इसके आगे जाना है। एंड इन 2017 जब मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड जीता था, तब वो एक ऐसी फीलिंग है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कोई वर्ड्स पे। बिल्कुल। और वो वहाँ पे हम जब गए थे, तो एक फीलिंग ऑफ मतलब एक फीलिंग था कि अब इतना किया है, वो वर्थ इट था। और जब अपना साइटेशन पढ़ रहा होता है, तो वो एक 30 सेकेंड का साइटेशन होता है, बट उसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन था कि यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अपनी एक नई जर्नी की, और वो एंड नहीं है, वो एक स्टार्ट है टुवर्ड्स अ ग्रेट जर्नी। बिल्कुल। वैसे सानिया, जब हम हमेशा पढ़ते हैं या सुनते हैं इस बात को कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब हम चाहे वो पढ़ाई लगातार हम पढ़ते रहते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसको लेकर आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम खेल की बात करें, स्पेशली मार्शल आर्ट की अगर हम बात करें, तो इसका क्या सीखने का कोई उम्र होता है? मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं, अब हमारा एज हो चुका है, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, अब लोग क्या कहेंगे कि अब इस उम्र में जाके अभी ये सीखना चाहती हैं। तो ऐसे जो लोगों की मानसिकता है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, आप कभी भी आप सीख सकते हैं। मार्शल आर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में, हाँ, यूथ को एक बेनिफिट होता है कि वो एजाइल होते हैं, काफ़ी उन पे फिज़िकली बेनिफिट्स होता है, लेकिन मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। और एक सेल्फ डिफेंस तो आई गेस सबको ही सीखना चाहिए, चाहे वो एक बच्चा हो या कोई एज वाला पर्सन हो, क्योंकि वो एक ना केवल एक आर्ट है, बल्कि एक सेंस ऑफ डिफेंस आपको सिखाया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस, आप खुद से मतलब बच सकते हो किसी से। तो ऐसी कोई एज बैरियर नहीं है सीखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कोई आर्ट पसंद है तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए उसको। बिल्कुल। मार्शल आर्ट को लेकर अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, तो वो कितना अंदर से कितना ज़्यादा वो बढ़ावा देता है? जब हम मार्शल आर्ट करते हैं तो ना केवल वो स्किल्स सीखते हैं, बल्कि हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट भी महसूस करते हैं। तो जब
हम ऐसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो अगर जब दो लोगों को जब हम सिखाते हैं कि ऐसे आप उनको गिरा सकते हो, तो प्रैक्टिस में ही ऐसा लगता है कि समथिंग मतलब अच्छा अचीव किया है, अब मैं गिरा सकती हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि इट नॉट मतलब मैं सबको मार तो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 100 लोगों को मार दो, लेकिन डेफिनेटली आप बच तो सकते हो। ये एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ मोटिवेशन रहती है कि मुझे ये स्किल करना है, ये स्किल में और आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप एक एक लेवल्स पे खेलते जाते हो, अलग लेवल ऑफ मोटिवेशन आता रहता है। मतलब जैसे अगर कोई मतलब सुनसान इलाका है, अगर वहाँ भी हम जाए तो मतलब हिम्मत से जा सकते हैं, बिल्कुल, कि हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। सानिया, वैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, यूथ्स हैं, वो चाहते तो हैं कि वो लोग आगे बढ़े, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? जो यूथ है जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। वो एक एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए अपने अंदर कि नहीं हो रहा है, एक ट्राई दे दिया, अब तो नहीं हो रहा। एक जब तक आप अपने ड्रीम पे फोकस कर सकते हो, उसके लिए वर्क कर सकते हो, तब तक आपको करना चाहिए। एक जो गिव अप मेंटालिटी जब आ जाती है तो इंसान प्रोग्रेस करना बंद हो जाता है, तो वो एक मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको अपने गोल्स पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे आपकी जो आगे की क्या क्या प्लान्स है, इसके बारे में हमें बताइएगा। हाँ, तो अभी हमने नेशनल गेम्स में 2023 में इंक्लूड हुआ है स्क्वे मार्शल आर्ट, तो ये साल 2024 में नेशनल गेम्स होंगी उत्तराखंड में, तो हमारी प्रिपरेशंस उसके लिए जारी है। और इसके अलावा कई सारे नेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इस साल, तो वो सारे नेशनल टूर्नामेंट्स में हमें पार्ट लेने के लिए ट्रेनिंग करनी है। और हम चाहते हैं कि ये गेम जो है एशियन गेम्स में अगर इंक्लूड हो जाता है तो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें और मेडल ला सकें। बिल्कुल। वैसे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, खासकर जो महिला है उनसे आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगी? जो यूथ है और जो भी हमें देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ड्रीम व्हाट यू वांट टू बी। हमें किसी और के ड्रीम से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और कभी भी लेट नहीं होता अपने पैशन को फॉलो करने में। और जब भी आप सक्सेस के लिए वर्क करो तो आपको हार्ड वर्क इज़ ओनली द की, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए, तो आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और जो नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव कमेंट्स है, उसके लिए ध्यान नहीं देके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने गोल्स पे वर्क करनी चाहिए। और डू नॉट स्टॉप योर एफर्ट्स अंटिल योर विक्ट्री मेक्स अ हिस्ट्री। बिल्कुल। तो सानिया, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी जीवन से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को हमसे साझा की। इसके लिए हमारे दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमें हमेशा जीवन में सफलता पाने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।